हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों आज देखेंगे संगीत के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों। तो आप लोग चलिए यहाँ पे आप लोग को देखेंगे जो आपके पूछे जाते हैं रागों से रिलेटेड प्रश्न या फिर इसमें और भी जो पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके हम बात कर ले तो जो लोक महोत्सव होते हैं ना, तो उन महोत्सवों के बारे में भी। तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए लोक वाद्य बताया था, लोक गीत बताया था, लोक नृत्य बताया था। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे लोक जो आपके क्या होते हैं, लोक जो आपके महोत्सव होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग इस सेशन में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग इस सेशन जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सेशन को आप लोग अंत तक देखकर सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए प्रश्न दोस्तों आपके एक भी नहीं छूटने चाहिए। मैं यही दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए सेशन करवा रहा हूँ और आप भी यही दृष्टिकोण से आपको भी पढ़ना है कि प्रश्न एक भी नहीं छूटने चाहिए, ठीक है? लेकिन चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी-सी खास एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों एवं बहनों कि आप लोग इस चैनल पे नए हैं या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे भाई बहनों आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हाज़िर है हमारा पहला प्रश्न। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि राग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? भाई राग शब्द की अगर उत्पत्ति की अगर हम बात कर लेंगे धातु, जैसे कि आपको एक बताया था मैंने ताल किस धातु से? तो तल धातु से, ठीक है? ये आपके हिंदी में पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपके जो ये प्रश्न जो है म्यूज़िक के हैं, तो इसलिए आपके इसमें म्यूज़िक में भी पूछ दिए जाते हैं क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड ताल ही होता है, तो उसमें धातु के बारे में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राग है, तो राग शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रज धातु से मानी जाती है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग हमेशा किससे उत्पन्न होते हैं? भाई राग हमेशा किससे उत्पन्न होते हैं? क्या थाट से, ग्राम से, जाति से या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राग जो है हमेशा भाई कहीं और जगह से नहीं, बिल्कुल हमेशा की बात हो रही है, तो हमेशा किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाट से उत्पन्न होते हैं। रागों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो थाट से मानी जाती है। या फिर प्रश्न आपसे पूछेगा कि राग उत्पन्न करने की जो क्षमता है ना, जो क्षमता है वो किस में होती है? तो भाई ये भी आपका सही जवाब यही होगा, थाट। थाट में ही क्षमता होती है कि रागों की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है? और राग हमेशा कहाँ से? थाट से ही उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग के कितने भेद होते हैं? देखिए अगर भेदों की हम बात करेंगे तो इसमें राग के जो भेद बताए गए हैं दोस्तों, इसका जो एक होता है आपका शुद्ध राग, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वैसा राग जिसमें कि किसी की छाया न दिखे, ये केवल स्वतंत्र खुद ही हो, तो ये आपका शुद्ध राग हो जाएगा। आगे अगर बात कर लेंगे, इसमें एक और प्रकार होता है छाया लग, ठीक है? ये छाया लग हो जाते हैं। फिर एक और क्या हो जाता है आपका, संकीर्ण हो जाता है, ठीक है? एक और हो जाता है आपका संकीर्ण राग। तो शुद्ध यानी कि जिसमें किसी की छाया ना दिखे, छाया लग यानी कि अपने से अलावा एक दूसरे राग की जो है छाया दिखे, तो आपका छाया लग हो जाएगा। और संकीर्ण क्या हो जाएगा, जिसमें 2 रागों से अधिक की छाया दिख जाए जिस राग में, वो आपका संकीर्ण राग हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे और प्रश्न भी आगे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे राग के कितने भेद हो गए? ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन रागों में अन्य राग की छाया नहीं पड़ती है, भाई अन्य रागों की छाया अभी मैंने बताया ना कि नहीं पड़ती है, वह स्वयं का होता है, नहीं पड़ती है, तो उस राग को क्या कहते हैं? अब यहाँ से देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं पड़ रही है किसी राग की छाया, तो ये कैसा राग होगा? ये आपका शुद्ध राग होगा, ठीक है? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में बात कर लें, जैसे कि आपका हो जाता है बिलावल, ये कैसा राग है? ये शुद्ध राग है, ठीक है? चलिए अब आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिन रागों में अन्य राग की छाया पड़ती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक आपका ये जो राग है उसमें क्या है कि अन्य राग की जो छाया अगर पड़ रही है इसमें, तो ये आपका छाया लग राग हो जाएगा, ठीक है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाया लग। जैसे कि अगर हम बात कर लेंगे इसमें कौन कौन से राग आ जाएंगे, जैसे कि आपके तिलक हो जाएंगे, कामोद हो जाएंगे, छाया नट हो जाएगा, कौन कौन सा? तिलक हो जाएगा, कामोद हो जाएगा, ठीक है? और क्या, छाया नट हो जाएगा। तो ये सब राग जो हैं आपके जो हैं ये कैसे राग हैं? ये आपके छाया लग राग है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि जिन रागों में शुद्ध और छाया लग, यानी कि शुद्ध राग भी हो और छाया लग भी हो, उनमें उनमें जब मिश्रण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वैसा राग जिसमें कि आपके शुद्ध राग का भी समावेश है और आपके छाया लग राग का भी समावेश है, तो वैसे राग को क्या बोलेंगे? वैसे राग को संकीर्ण राग कहा
जाता है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि मैंने बताया आपको कि दो रागों से अगर अधिक का मिश्रण हो गया तो वो कैसा राग हो जाएगा, संकीर्ण राग। अगर हम एक में दूसरी की छाया लगा रहे हैं, दूसरी की, तो ये तो छाया लग हुआ ना, लेकिन अगर दो से अधिक लगा दिए हम एक ही राग में तो वो कैसा हो जाएगा, आपका संकीर्ण राग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है हमारा 7 नंबर का प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि मांड गायकी की प्रसिद्ध गायिका अलाह जिलाई बाई कहाँ की रहने वाली थी। देखिए यहाँ से तो एक चीज तो क्लियर होता है, अगर प्रश्न पूछेगा कि अलाह जिलाई बाई किस गायिका की, कौन सी गायकी के लिए प्रसिद्ध थी, तो मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, और वो ये अलाह जिलाई बाई किसकी गायिका थी, तो मांड शैली की गायिका थी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि ये कहाँ की रहने वाली थी। दोस्तों कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिलाबाई जो है आपकी कहाँ की थी, बीकानेर की रहने वाली थी। ठीक है, अला जिलाईबाई बीकानेर की रहने वाली थी और मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध गायिका थी। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्या, गायन वादन की क्रिया मापने को क्या कहते हैं। भाई गायन, संगीत में क्या होता है, गायन होता है, वादन होता है और आपका एक नृत्य होता है। ठीक है, तो गायन वादन नृत्य ये सब, हम जो नृत्यों की बात अभी अगर हम छोड़ दें अभी, तो ये जो आपका गायन और वादन है उसको मापने की जो क्रिया होती है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको किस में मापते हैं, उसको ताल में मापते हैं। ठीक है, उसको ताल मापते हैं किस में, ताल में। और यही ताल जो है इसको किस में, अगर ताल की बात करेगा इसको किस में मापेंगे, तो ताल को मात्रा में मापते हैं। जैसे देखते हैं नहीं आप लोग, कहते हैं कहरवा ताल, तो भाई याद आ जाता है कि हाँ 8 मात्रा का, तो ये सब है ना। जैसे दादरा ताल, तो याद आ जाता है हमें कितने, 6 मात्रा का। तो हमें गायन वादन जो है ये प्रक्रिया किस में मापते हैं, ताल में मापते हैं। और ताल को किस में मापते हैं, तो ताल को मात्रा में मापते हैं। चलिए इस तरह से क्लियर। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि कहरवा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। देखिए कहरवा बोल तो आपको मैंने बता ही चुका है इसका, धागे न तिनक धिन। ठीक है, धागे न ती न क धी न। तो कहरवा में अगर मात्रा की हम बात कर लेंगे तो कहरवा की मात्रा कितना हो जाएगा, 8 मात्रा। ठीक है, कहरवा की अगर मात्रा करेंगे बात तो 8 मात्रा, और इसके विभाग कितने हो जाते हैं, विभाग इसके हो जाते हैं 2। ठीक है, 2 विभाग। तो इसमें पूछा जा रहा है कि खाली किस मात्रा पर पड़ती है। तो भाई खाली की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके 5वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। किस ताल में, कहरवा ताल में। मात्रा कितने, तो 8 मात्रा। ठीक है, और 2 विभाग। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 10, दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है। देखिए दादरा की मात्रा की अगर हम बात कर लेंगे तो दादरा की कितनी मात्रा का है, 6 मात्रा की ताल है। ठीक है, धाधिना धातुना, ये तो बोल आपको पता है। तो ये आपका जो है दादरा का जो है, आपकी बात कर रहे हैं हम, तो दादरा में मात्रा 6। और विभाग की अगर बात करेगा तो विभाग इसके भी कितने हो जाएंगे, इसके भी 2 विभाग हो जाएंगे। और ठीक है, और दादरा की अगर बात करें कि खाली किस मात्रा पे पड़ती है, तो दादरा में कुल 6 मात्रा होते हैं और इसमें आपके खाली जो है 4थी मात्रा पे खाली पड़ती है, किसमें, दादरा में। ठीक है, चलिए नंबर 11 हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। देखिए झप ताल की अगर हम बात करेंगे तो 10 इसमें क्या होते हैं, 10 इसमें मात्रा होते हैं। ठीक है, 10 इसमें मात्रा होते हैं और इसके विभाग कितने होते हैं, विभाग इसके हो जाते हैं 2 3 2 3 करके, इसमें कितने, 4 विभाग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें खाली पूछा जा रहा है कि खाली किस मात्रा पर होती है। तो खाली इसकी मैं बता दूं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसकी खाली जो होती है झप ताल की 6ठी मात्रा पे होती है। और झप ताल में 10 मात्रा होते हैं और इसमें 4 विभाग होते हैं 2 3 2 3 के। चलिए आगे देख लेते हैं नंबर 12 हमारा प्रश्न है कि किस ताल में खाली नहीं होती है। भाई बिना खाली वाला ऐसा कौन सा ताल है, कहरवा। अभी तो आपने देखा कि कहरवा में खाली होती है, कौन सी मात्रा पे थी, तो 5वीं मात्रा पे थी। दादरा इसमें भी होती है, कौन सी मात्रा पे थी, तो ये आपके 4थी मात्रा पे खाली थी। ठीक है, ये 4थी और ये आपका कहरवा 5वीं। लेकिन रूपक एक ऐसा ताल है जिसमें कि आपके खाली नहीं होती है। इसकी मात्रा कितने, इसकी मात्रा हो जाते हैं 7। ठीक है, रूपक में 7 मात्रा, 7 मात्रा। और विभाग कितने हैं, अगर विभाग पूछे तो विभाग हो जाएगा, विभाग आपका हो जाएगा 3 विभाग। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, आपके 3 विभाग हो जाते हैं रूपक ताल में। चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 13 हमारा प्रश्न है कि जब दादरा ताल की धुनों को, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। जब दादरा ताल की धुनों को तेज गति में बजाया जाता है, ठीक है, कैसे बजाते हैं, जब दादरा को तेज गति में बजाते हैं, दादरा में मात्रा कितने, 6, जब इसको तेज गति में बजाते हैं तब कौन सा ताल प्रयोग में लाया जाता है, तब हम कौन सा ताल जो है प्रयोग में ले आते हैं।
ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको। दादरा को हम तेज गति में बजा रहे हैं, तब कौन सा ताल को जो हम प्रयोग में ले आएंगे उसके जगह पे, तो उसका जो जवाब हो जाएगा 13 नंबर का, उसका जवाब क्या हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेमटा ताल। जरा आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि खेमटा ताल में कितने मात्रा होते हैं। चलिए आप लोग फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट कीजिए कि खेमटा ताल में कितने मात्रा होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नंबर 14 कि प्राचीन प्रबंध गायन में किस ताल का प्रयोग किया जाता था। देखिए, प्रबंध के लिए जो ग्रंथ है ना भाई, जयदेव ने लिखा था आपका गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद ये कब लिखा था जयदेव ने, 12वीं सदी में ये लिखा था। ठीक है, तो ये जो है ये किसके लिए है, ये आपके प्रबंध के लिए जो है ये गीत लिखा गया था। प्रबंध का ग्रंथ है गीत गोविंद, किनके द्वारा, जयदेव के द्वारा लिखा गया था। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि प्राचीन प्रबंध गायन में किस ताल का प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांचर ताल। ठीक है, चांचर को अभी आप लोग क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी वाले ताल में, किसके समान है, तो दीपचंदी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, दीपचंदी के समान है आपका चांचर ताल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 15 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुष्कर मेला का आयोजन किस माह में किया जाता है। देखिए, पुष्कर, पुष्कर की मेला जो है आपके कहाँ लगते हैं, पुष्कर का मेला जो है आपके अजमेर में लगता है। ठीक है, अजमेर से बस थोड़ी सी दूर पे क्या है कि वहाँ पे ब्रह्मा जी की एक क्या है, ब्रह्मा जी की एक मंदिर है, वहीं पुष्कर में है और वहीं पे पुष्कर मेला लगता है। तो ये कब लगता है दोस्तों, मैं बता दूं इसको कि ये जो लगता है मेला, ये आपके कार्तिक मास के अष्टमी से लगता है। तो मास तो वैसे आपका कार्तिक हो जाएगा, ये कब तक लगता है, तो कार्तिक मास में अष्टमी से पूर्णिमा तक, अष्टमी से आपके पूर्णिमा तक। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा तक, तो यहाँ तक कि ये लगता है। तो इसका सही जवाब हो गया कार्तिक में। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है क्या पूछ रहा है, शिल्पग्राम मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिए, शिल्पग्राम की अगर बात करेगा तो शिल्पग्राम मेला जो है आपके वो कहाँ लगते हैं, 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में लगता है। ठीक है, देखिए ये जो मेला है शिल्पग्राम का, इस मेले का प्रारंभ जो है नगाड़ा बजाकर किया जाता है। क्या, किसको बजाकर, नगाड़ा बजाकर। अगर प्रश्न पूछेगा बजाकर किया जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछेगा कि कौन से मेले को नगाड़ा बजाकर प्रारंभ करते हैं, तो यही शिल्पग्राम मेला है जो कि आपके उदयपुर में होता है, इसी में नगाड़ा बजाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 17 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको यहाँ पे शंकुक का भी ऑप्शन मिल गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, रस संप्रदाय का जो मूल प्रवर्तक जो है ना, भरत ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था। कितने प्रकार, 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था, जिसमें 4 प्रकार को मुख्य माना था। लेकिन कुल हम लोग कितने जानते हैं, रस 8 जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और विद्वान हुए जो कि रसों को बढ़ाया है और उसमें कुछ जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे जो हम देखेंगे कि रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक किसे, तो यहाँ पे जो जवाब देना है हमें, भरत मुनि को ही जवाब देना है, क्योंकि 8 प्रकार के जो रस हैं और सबसे पहले भरत मुनि ने ही बताया था इसको अपने ग्रंथ किसमें, तो नाट्य शास्त्र में। ठीक है, नाट्य शास्त्र में बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 18 हमारा प्रश्न है क्या पूछ रहा है कि भरत मुनि ने कितने अस्थाई भाव माने हैं। यानी कि अगर प्रश्न बनेगा कि भरत मुनि ने कितने अस्थाई भावों की संख्या बताई है या फिर रस की संख्या बताई है, तो जितने रस हैं भाई, रस हैं उतने ही आपके अस्थाई भाव हैं। अस्थाई भाव, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आपके एक कौन सा है, श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार का हम बात कर लेंगे तो इसमें जो पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका होता है आपका रति। तो ठीक उसी प्रकार से जो है सबका यहाँ पे अस्थाई भाव बताया गया। तो 8 प्रकार के रस हैं, तो 8 प्रकार के ये आपके क्या है, अस्थाई भाव भी उन्होंने बताया है, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। आगे देखिए नंबर 19 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कला घोड़ा, देखिए कला नहीं यहाँ पे काला होना चाहिए, काला घोड़ा कला उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है। तो काला घोड़ा उत्सव जो है, काला घोड़ा कला उत्सव प्रतिवर्ष आपके कहाँ आयोजित होते हैं, तो मैं बता दूं इसको कि ये मुंबई में आयोजित होता है। और ये कब से आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो है आयोजन इसका जो होता है 1999 ईस्वी से जो है इसका आयोजन होते आ रहा है, काला घोड़ा कला उत्सव जो है इसका। ठीक है दोस्तों, देखिए बाहर से जो कुछ डिस्टरबेंस की आवाज़ें जो आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, आप लोगों को भी पता है मेरे दोस्त। तो आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे जो है फुल्ली फोकस कीजिएगा, अन्यथा बाहर की साउंड पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नंबर 20 हमारा प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए हॉर्नबिल एक महोत्सव है जो कि एक स्टेट में यानी कि कहाँ आयोजित होता है, क्या मणिपुर, नागालैंड या सिक्किम। तो देखिए हॉर्नबिल अगर आपको याद रखना है तो हॉर्नबिल आपको याद रखना है कहाँ से, तो नागालैंड से। ठीक है, नागालैंड से। ये जो प्रथा है आपके कब मनाया जाता है, तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होता है। ठीक है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं जो आपसे यही सब प्रश्न है जो यही सब छूटते हैं, तो इसलिए मैं इन सबों की संभावना नहीं रहने देना चाहता हूं और आपसे कोई भी प्रश्न छुड़वाना मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं सारे प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने हाजिर कर दिया हूं। ठीक है, और भी करता रहूंगा और भी आते रहेंगे सेशन। आप लोग बस बने रहिए, बाकी एक्स्ट्रा जहां से पढ़ना है जिधर से पढ़ना है वो भी पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ जो है बने रहिए। हम बहुत ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं सारा क्लियर करवा लेंगे आपके एग्जाम्स तक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है। देखिए ताज महोत्सव यानी कि ताजमहल वाले शहर, ताजमहल वाले शहर यानी कि कहाँ, आगरा में। ठीक है, आगरा में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है ऐसा ये पूछा जा रहा है, किस माह में। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ये अंग्रेजी माह के मार्च में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नंबर 22 नंबर का प्रश्न है, उच्च स्वरों के लोकगीत में अधिकांश किस राग की स्वरावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च स्वरों के लोकगीतों में जो है अधिकांश किस राग की स्वरावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो राग परज और उसको परन। ठीक है, तो परज या परन यही इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि उच्च स्वरों के लोकगीत में क्या होता है, अधिकांश यही राग का प्रयोग किया जाता है। चलिए नंबर 23 हम देखेंगे प्रश्नों को। इसमें क्या पूछ रहा है कि मुख्य रूप से मांड गायन शैली के कितने प्रकार प्रसिद्ध हैं। देखिए मांड गायन शैली के अगर प्रकारों की हम बात करेंगे तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के हो जाएंगे मांड गायन शैली का मुख्य रूप। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर का कि लोकगीत में विशेषकर कौन से राग का प्रयोग होता है। यानी लोकगीत जो लोगों के द्वारा जो गाए जाने वाला जो गीत है वही तो लोकगीत है, और इन लोकगीत में जो है विशेष प्रकार का जो है आपका क्या राग का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा राग है, यानी कि जो है विशेष करके, तो वो राग है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो राग है आपका सोरठ। सोरठ को जो है विशेष करके जो है आपके लोकगीत में प्रयोग किया जाता है इस राग में। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर का प्रश्न है कि राग तिलक का स्वर किन रागों के मिश्रण से बना है। भाई तिलक, ठीक है, ये जो है आपका राग तिलक है, इनमें पूछा जा रहा है कि किन रागों का मिश्रण है। ठीक है, तो कौन कौन से रागों का मिश्रण हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग देश और आपका राग सोरठ, ये मिलकर क्या बना है, राग तिलक बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 26 नंबर का कि सप्तक राग में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। सप्तक राग की अगर बात करें ना तो सप्तक राग में बताना है कुल स्वर भी, यहाँ से इस बात ये वाले बात से भी पकड़ लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, सप्तक राग के बारे में जानकर कंफ्यूज नहीं होना है, बस कुल कितने स्वर ये आप भी पकड़ लेंगे तो आपको ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 स्वर। ठीक है, इसलिए बस ये केवल कंफ्यूजन के लिए लगाया गया था सप्तक राग में। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर का कि ऊंट का प्रसिद्ध मेला किस प्रदेश में लगता है। यानी ऊंट, तो भाई ऊंट कहाँ चलेंगे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है किसको, ऊंट को। तो रेगिस्तान हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान जो है आपका कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो ऊंट की खरीद बिक्री ज़्यादा कहाँ होगी, राजस्थान में ही होगी। तो ऊंट का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगेगा, तो राजस्थान में ही लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे नंबर 28 है कि वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जैसे है ना सोनपुर पशु मेला कहाँ, तो बिहार में आयोजित होता है, तो वैसे ही है आपका ये वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, क्या मथुरा या फिर पर्वतसर या फिर अलीगढ़। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि समर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो समर एक क्या है, महोत्सव है। तो इस महोत्सव को जो है कहाँ मनाया जाता है, क्या माउंट आबू में, नीलगिरी पर्वत या फिर मुंबई में। तो इसका जो जवाब होगा, मुंबई छोड़ देना है, नीलगिरी छोड़ देना है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में। समर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो माउंट आबू में मनाया
जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि लोसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। लोसल लोसल एक प्रकार का उत्सव है, जैसा कि आपने देखा कि समर महोत्सव, तो ऐसे ही इसका भी नाम है लोसल उत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके मनाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम में मनाया जाता है लोसल उत्सव। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। गंगटोक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मध्य प्रदेश कहाँ, मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये सब भी जो है थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, तो ये सब जो है हम लोगों ने आज जान लिया। तो दोस्तों आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा है, आप ज़रा मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट कर कर बताइएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में अच्छे और नए प्रश्नों के साथ। जो आप लोगों ने नहीं देखा है उन सब प्रश्नों को भी मैं शामिल करके लाऊंगा, क्योंकि आपके लिए जो है एक प्रश्न भी छूटना बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपसे एक प्रश्न भी छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब पुराने हैं या नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब, और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।